गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, प्रीवियसली हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कूलम्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस, है ना, किस तरह से फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ये सारा चीज़ें हम लोगों ने देखा था। लेकिन आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं यह है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की नीड हमको क्यों पड़ी। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको नीड क्यों पड़ी। देखो, एक बहुत ही डे टू डे लाइफ के साथ हम लोग इस कंसेप्ट को जोड़ के देखते हैं। सपोज कर लो मेरे पास ये एक जो पेन है ना, मैं मार्केट जाता हूँ और मार्केट से ऐसे ढेर सारे पेन उठा के लाता हूँ। सपोज़ कर लो मैंने 10 पेन लाया, है ना, और उस 10 पेन का प्राइस सपोज़ कर लो 100 रुपीज़, ठीक है। तो मुझे अगर ये किसी को बताना है कि मैंने ये 10 पेन लाया 100 रुपीज़ पे, उसके अल्टरनेटिव अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं ये 10 पेन जो लाया हूँ उसमें से एक पेन मैंने 10 रुपये के रेट से लिया था, है ना, तो कौन ज़्यादा प्रॉपर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग प्राइस हुआ। 10 पेन का प्राइस 100 रुपया, है ना, कि एक का प्राइस हमने लिया था कितने रुपए में, 10 रुपये में, है ना। तो ये ज़्यादा बेटर तरीका हुआ ना बताने का, है ना। तभी हम अगर मार्केट में जाते हैं तो हर जगह हम देखते हैं कि हम चीज़ों का हमको क्या बताया रहता है, रेट बताया रहता है ना, कि भाई एक प्राइस, एक पीस का रेट क्या है ना। तो एक पीस का रेट अगर हमको पता है तो मुझे अगर 2 चाहिए, 2 का रेट में 2 का प्राइस में निकाल सकता हूँ, 3 चाहिए तो 3 का निकाल सकता हूँ, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरह से फोर्स को एक्सप्लेन करने का एक एलिगेंट तरीका है ना। तो आइए इसको अब समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो देखिए, एज पर डेफिनेशंस वगैरह जो है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक रीजन की तरह से भी इमेजिन कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज लेट्स से क्यू। अब देखो, जब तक ये चार्ज आइसोलेटेड रहेगा, कोई दूसरा चार्ज इसके आसपास है नहीं, है ना, तो हम यहाँ पे कोई फोर्स का कैलकुलेशन वगैरह या कुछ ऐसा तो हम एनालाइज कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं कि इसकी एक रीजन जहाँ पर कोई अनदर चार्ज अगर हम लाते हैं तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना, तो उस रीजन को हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, उस रीजन को हम एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर एक रीजन इमेजिन करते हैं, सपोज दिस इज द रीजन, और इस रीजन के अंदर सपोज कीजिए हमने यहाँ पर अपना एक टेस्ट चार्ज ले लिया। लेट्स से दिस टेस्ट चार्ज इज क्यू नॉट एंड लेट्स से दिस टेस्ट चार्ज इज एट ए सेपरेशन ऑफ आर। तो हम ये जानते हैं कि भाई ये जो क्यू नॉट चार्ज है इट विल एक्सपीरियंस ए कूलम्स फोर्स, है ना, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्स फोर्स जो हम जानते हैं वो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि K, है ना, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्स फोर्स जो क्यू नॉट जो स्मॉल चार्ज है हमारा वो एक्सपीरियंस करेगा, है ना। एंड सिंस यहाँ पर हम इमेजिन करें दोनों पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज इज बेसिकली ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है, तो द फोर्स विल बी आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ रहेगा। तो ये हम कूलम्स फोर्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं। लेकिन अभी जो हम लोगों ने कंसेप्ट समझा था कि भाई फोर्स को कैलकुलेट करने का भी एक एलिगेंट तरीका होना चाहिए, है ना, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया। तो मैथमेटिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट जो है उसकी वैल्यू या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ डिफाइंड, है ना, एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज हुआ तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस सोर्स चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम KQ अपॉन R का स्क्वायर, है ना। तो बेसिकली इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट जो है डिफाइन करते हैं। बट कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो क्या है, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सोर्स चार्ज के अराउंड एक रीजन है ना, लेकिन किसी भी पॉइंट पे उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्म होना चाहिए। तो व्हाट इज दैट मैथमेटिकल फॉर्म, दैट मैथमेटिकल फॉर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज या फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। एंड आप अगर इसका यूनिट देखेंगे तो यूनिट से भी चीज़ें पता चलता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए इट इज़ फोर्स अपॉन चार्ज है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट था कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, है ना। तो ये कंसेप्चुअली एक तरह से वही हो गया जो अभी अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, जो रेट का कंसेप्ट था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली क्या चीज़ है हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, है ना, या फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ लेट अस डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड ए सिस्टम ऑफ चार्ज इन डिटेल। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज
जो अभी अभी हमने वैसे देख भी लिया था, बट उसी को फिर से एक बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो अभी अभी जो हम लोगों ने देखा उसके अकॉर्डिंग, सपोज दिस इज ए पॉइंट चार्ज और से ए सोर्स चार्ज एट ए डिस्टेंस r, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो अभी अभी हम लोगों ने जो देखा था, इट इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज k, है ना, एंड Q/r²। तो अगर ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर अगर हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और उस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स रहेगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो उसकी मैग्नीट्यूड होगी KQ/r², है ना। तो अगर यहाँ हमने हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ़ इट इज़ KQ/r², है ना, तो ये जो फॉर्मूला है ये हम साफ देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना। तो इसमें ग्राफ भी बनेगा, है ना। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ कैसा बनेगा? तो लेट्स से ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड आर के रेस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हमारी रेडियस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड घटेगी, है ना। जैसे जैसे रेडियस या सेपरेशन जो है वो घटेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा। बट किस नेचर से बढ़ेगा? तो देखिए यहाँ अगर KQ कांस्टेंट है तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, ये हो रहा है हमारा। और मैथमेटिकली अगर देखोगे ये हमारा y इज इक्वल टू 1/x² जैसा है ना। और ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग ग्राफ प्लॉटिंग, कि ग्राफ प्लॉटिंग में हमने देखा था कि y वर्सेस x की जो ग्राफ होती है, इफ़ इट इज़ y इज इक्वल टू 1/x², तो इसकी ग्राफ कैसी होती थी, है ना। तो बस वही ग्राफ जो है यहाँ पर भी हमारा बन जाएगा फॉर E वर्सेस R। तो दैट्स वाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R की जो ग्राफ है, इट विल बी समवट लाइक दिस, है ना। और इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि भाई जैसे जैसे R बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, और जैसे जैसे R रिड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? वो इंक्रीज होती जाएगी, है ना। तो दिस इज द वेरी सिंपल आइडिया ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लेकिन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज, है ना, और सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज और उसके इक्विलिब्रियम वगैरह ये सारी चीज़ें। तो देखिए अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है या जो मैग्नीट्यूड है KQ/r², उसकी जो नेचर है ये सब हम समझ चुके हैं। तो लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। सपोज कीजिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, लेट्स से Q, एंड अनदर पॉइंट चार्ज यहाँ पर है। फिलहाल के लिए दोनों को हम सेम मैग्नीट्यूड का ले रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी, एंड लेट्स से द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस इज ट्वाइस R। सेपरेशन बिटवीन दिस 2 पॉइंट चार्जेस आर ट्वाइस R। अब हमको इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है ना। तो हम एक बहुत ही सिंपल अप्रोच लेते हैं। लेट्स से हम इन दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड एट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दिस इज द पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस 2 पॉइंट चार्जेस। तो कैसे ये सॉल्व होगा? तो देखिए हमारे पास अगर ये पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट तक की जो दूरी है, जो सेपरेशन है, ये हमारा साफ दिख रहा है कि अगर इफ़ दिस सेपरेशन इज़ ट्वाइस R तो दिस सेपरेशन इज़ R, और अगर ये R है हमारा, है ना, एंड से दिस पॉइंट इज़ प्लेस एट ए डिस्टेंस या एट ए हाइट x, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम आवर पाइथागोरस थ्योरम, इट विल बी अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? R² प्लस x², है ना। ये आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ R² प्लस x²। तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज? तो लेट्स से this is E1, and what is the magnitude of E1? तो magnitude of E1 will be KQ upon R², है ना। अब R यहाँ पे कितना है? तो R हमारा था अंडर रूट ऑफ R² प्लस x²। तो अंडर रूट ऑफ R² प्लस x², बट उसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो रूट हट गया तो क्या रह गया? सिंपली R² प्लस x², है ना। सिमिलरली
अगर जो दूसरा पॉइंट चार्ज है उसके कारण अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, है ना, तो it will be in this direction radially. तो say this is E2. What is the magnitude of E2? Since यहाँ पे जो सेपरेशन है यहाँ भी सेम सेपरेशन है, बिकॉज ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम बोथ दिस चार्जेस. तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ E2 विल बी सेम. तो E1 की भी वही वैल्यू है एंड सेम E2. तो E2 एंड E1 बोथ की वैल्यू सेम है. लेकिन देखो अगर हमको यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू सेम मिल रही है ना, तो व्हाट इज़ द रिजल्टेंट वैल्यू, है ना, और ये रिजल्टेंट हमको निकालना है. तो पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल गया कि E1 है ये E2 है, बट व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए अगर यहाँ पर कोई केस ऐसा दिया जाता है जिसमें अगर हमको ये एंगल वगैरह नोन रहता है ना, फॉर नोन एंगल हम इजीली हम यहाँ पे वेक्टर से आइडिया यूज़ करके हम अपना जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ये सब हम यूज़ करके जो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. लेकिन सपोज कीजिए यहाँ पर हमको ये एंगल वगैरह गिवन नहीं है, हमको डिस्टेंस वगैरह गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सिंस इट इज़ फोर्स अपॉन चार्ज, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट निकाल सकते हैं. तो इसी फिगर को चलो थोड़ा सा दूसरी जगह पे हाईलाइट करके देखते हैं. तो एक अनदर फिगर, से दिस इज आवर E1 एंड दिस इज आवर E2 एंड से दिस एंगल इज थीटा. अगर ये एंगल थीटा होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं इफ़ दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पर भी ये जो एंगल रहेगा, है ना, ये एंगल थीटा आ जाएगा यहाँ पर. सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है, सिंस दिस विल बिकम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये अगर थीटा ये थीटा है तो यहाँ पर भी अगर ये थीटा था तो इधर भी ये एंगल क्या आ जाएगा हमारा, ये थीटा आ जाएगा. ये क्या एंगल्स बोलते हैं इनको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना. तो यहाँ पर ये हम देख पा रहे हैं कि इन दिस डायरेक्शन E1 इज मेकिंग एन एंगल थीटा और E2 जो है ये भी थीटा बना रहा है इस डायरेक्शन में. तो सिंस हमारे पास ये एंगल्स अननोन थे, है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ले सकते हैं. तो साफ हमको दिख रहा है यहाँ पर कि अगर हम इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाते हैं तो दिस विल बिकम E1 cos थीटा, सॉरी E1 sin थीटा एंड दिस विल बिकम E1 cos थीटा. और अगर यहाँ पर E2 है तो E2 की एक कंपोनेंट इधर बन गई, है ना, दिस विल बिकम E2 cos थीटा, और यहाँ बन जाएगा हमारा इसी डायरेक्शन में E2 का E2 sin थीटा, है ना. बट अगर आप वेक्टरली देखोगे, है ना, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, है ना, E2 sin थीटा दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है. तो दैट्स वाई सिंस देयर डायरेक्शन आर सेम वी कैन सिंपली ऐड दिस टू वेक्टर्स, है ना. तो यही हमारा एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर हो गया. वाई, बिकॉज देखो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा अगर देखोगे, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 आर सेम, तो E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा क्या हो जाएगा, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, है ना. और अगर ये कैंसल आउट हो गया तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारा बस E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा, यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है तो दिस विल बिकम E नेट इज इक्वल टू E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा. बट वंस अगेन E1 और E2 की मैग्नीट्यूड सेम है ना, और E1 और E2 की अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो वी कैन राइट सिंपली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा प्लस साइन थीटा इट विल बिकम 2 sin थीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा. E1 E2 की मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नीट्यूड को हम लोगों ने E1 E2 की मैग्नीट्यूड जो है इसको कॉमन ले लिया और रिमेनिंग अंदर रह गया था हमारा जो बचा हुआ था वो साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो विच बिकम 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा. तो चलो अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा. अब देखो थीटा तो हमको दिया हुआ नहीं था, लेकिन हम थीटा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो थीटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम साफ देख पा रहे हैं, या इधर देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल पे हम साफ देख पा रहे हैं कि ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन हमारा कितना है, r, है ना. और ये सेपरेशन अगर r है, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस हमारा हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना. तो वी नीड टू फाइंड साइन थीटा. तो व्हाट इज साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर x, है ना, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो दिस बिकम्स ट्वाइस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड फॉर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर कितना था हमारा, इट इज x, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2. तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो अगर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया, तो ट्वाइस के क्यू एक्स, तो इट इज़ ट्वाइस के क्यू एक्स होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 3/2, है ना.
तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस टू चार्जेस, है ना। ये आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू। तो ये तो चलो एक बहुत ही सिंपल अप्रोच था हमारा कैलकुलेशन करने का, वेक्टर तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे, है ना। या हमारा पैरेललोग्राम, अगर एंगल्स वगैरह पता रहता तो पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व कर सकते थे। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, है ना। लेकिन अब हम इसके थोड़ा सा अंदर चीज़ों को समझेंगे जो हमारी नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट है। जरा हम यहाँ पे फोर्सेस का एनालिसिस अगर हम करके देखते हैं, देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, है ना। तो अब चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करते हैं। देखिए हमारे पास अगर ये दो पॉइंट चार्ज है, से Q एंड Q, और अभी अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, एट ए डिस्टेंस x जो था, इसकी वैल्यू अभी भी हमने देखा, एंड इसकी वैल्यू हमने कितना पाया था, तो इसकी वैल्यू अभी भी हमने पाया था, इफ दिस सेपरेशन इज से ट्वाइस आर, तो ये वैल्यू अभी भी हमने देखा था, इट इज़ ट्वाइस KQ x होल डिवाइडेड बाई r² प्लस x² की पावर 3/2। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी भी हमने कैलकुलेट किया था, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करते हैं, है ना। देखो हो क्या रहा है, देखो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, है ना, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले किस लिए, तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स को एनालाइज करने का एक एलिगेंट तरीका है। यानी कि अगर इस पोजीशन पे अगर हमको अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस टू चार्जेस अगर हमको पता है ना, तो हम इस पोजीशन पे कोई चार्ज अगर रखेंगे तो उस पर क्या फोर्स मिल रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस पॉइंट, है ना। सपोज एक चार्ज, एक पॉइंट चार्ज से स्मॉल q अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं, स्मॉल q, है ना, अगर हम एक स्मॉल q यहाँ पे प्लेस करते हैं तो व्हाट इज द फोर्स ऑन स्मॉल q। तो देखिए फोर्स ऑन स्मॉल q, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने जो डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज फोर्स अपॉन q, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट जो था ये हमारा फोर्स अपॉन q। तो फोर्स अपॉन q, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड हो जाएगी हमारा q टाइम्स e। यानी कि अगर हमने यहाँ पर कोई चार्ज रखा है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर q है ना, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बिकम q टाइम्स e। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इफ इट इज q टाइम्स e, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, तो e की वैल्यू देखो अभी भी हमने निकाल रखा था, तो e की वैल्यू यहाँ हम बिठा देंगे, है ना, और सॉल्व कर लेंगे। तो दिस बिकम्स ट्वाइस KQ स्मॉल q x होल डिवाइडेड बाई r² प्लस x² की पावर कितना 3/2, है ना। तो ये हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, है ना। तो ये तो एक बहुत ही बेसिक तरीका हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले भाई फाइंड आउट कीजिए, और अगर आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स के लिए सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज कर दीजिए, तो इससे आपका फोर्स की मैग्नीट्यूड निकल गई, है ना। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इन चीज़ों की एनालिसिस पे। देखो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही डिस्कस किया है ना। तो चलो एक बार एक डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसमें। सपोज कीजिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है अभी, है ना, जो हमने लिया हुआ है, तो आप अभी साफ देख पा रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कौन से डायरेक्शन में था। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा था अभी भी इस पोजीशन पे कौन से डायरेक्शन में था, अपवर्ड डायरेक्शन में था, है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अपवर्ड यानी कि वाई डायरेक्शन की तरफ था, और इसी पोजीशन पे अगर हमने एक अपना कोई चार्ज रख लिया और दैट चार्ज इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना, तो वो कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास अगर स्मॉल q जो चार्ज हमने लिया हुआ है, तो इस पे जो फोर्स अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी अपवर्ड, है ना। ये हो गया हमारा फोर्स का डायरेक्शन। तो सिमिलर वे में जरा एनालाइज करके देखते हैं, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना लेकर के अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे, है ना, तो नेगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा, है ना। तो नेगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा, तो देखो अगर हम यहाँ पे प्लस q ले रहे हैं तो ठीक है ना, लेकिन अगर माइनस q लेते हैं, है ना, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ही लिया जाता है ना। तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है वो बेस्ड, वो हम देखते हैं वेक्टरली कि चार्ज हम यहाँ पे क्या लिए, पॉजिटिव लिए हैं कि नेगेटिव लिए हैं। अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लाते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो इसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर अट्रैक्ट करेगा तो नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर रहेगी, नीचे की तरफ रहेगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर सही फॉर एग्जाम्पल अगर दो पॉजिटिव चार्ज
और इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सपोज कर लो एक हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया से -q, तो क्या इसको फोर्स ऊपर मिलेगी? नहीं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड हमारा है ट्वाइस kq x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, बट यहाँ पर जो इसको फोर्स मिल रही होगी वो कौन से डायरेक्शन में मिल रही होगी? वो चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसको फोर्स कहाँ मिलेगी? नीचे की तरफ मिलेगी, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या रहेगा? वही रहेगा, है ना। तो अब चलो इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं और एनालाइज करते हैं, है ना। देखो इसी टॉपिक के ऊपर हमारा एक PYQ भी था पहले, तो ये एक्चुअली हमारा एक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट के साथ हम यहाँ पर चीज़ों को, मतलब एक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है, देखो अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ, है ना, यानी कि इसको रिपेल करेगा। वेरेस अगर यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, है ना। तो जरा इमेजिन करो तो होगा क्या यहाँ पर? तो अगर ये दो पॉजिटिव चार्ज है और ये अगर कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये दोनों चार्ज अगर इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये कहाँ मूव करेगा? नीचे की ओर मूव करेगा, यानी कि नीचे की ओर मूव करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा, और ये पॉइंट पे जब पहुँचेगा, है ना, तो ये तो इसका मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट पे अगर देखोगे तो जो यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव चार्ज लगाएगा वही पॉजिटिव चार्ज इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा दूसरा वाला, तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर तो फोर्स था बट यहाँ पर आके नेट फोर्स क्या हो गया? 0, यानी कि दिस इज ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। तो हमारा एक सवाल रहता है कि अगर हम ये जो पॉइंट जो ले रहे हैं, है ना, मिड पॉइंट बिटवीन दिस टू चार्जेस, है ना, ये पॉइंट हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के जो कंसेप्ट है ये हम मैकेनिक्स में पहले डिस्कस कर चुके। तो आओ इस टॉपिक को, है ना, अब हम समझते हैं। तो देखो हमारे पास दो पॉइंट चार्ज +q एंड अनदर +q जो था, और इनके बीच में जो सेपरेशन था r। सवाल हमारा ये था कि अगर हम यहाँ पर से एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, है ना, और इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम y डायरेक्शन में मूव कराते हैं, है ना, या x डायरेक्शन में मूव कराते हैं, है ना, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हमको कौन से डायरेक्शन में मिलेगा? है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम हमको कौन से डायरेक्शन में मिलेगा? है ना। तो चलिए एनालाइज करते हैं। तो टॉपिक है तुम्हारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम देखिए, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और एक अनदर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर, है ना, एक स्मॉल q चार्ज ले लिया विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। हम इसको दो डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, या तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, या हम परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो अगर हम इसको थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट लेके जाते हैं तो इफेक्ट क्या आएगा? आओ इसको समझते हैं। देखो अगर हम इस चार्ज को, है ना, स्मॉल q चार्ज को अगर थोड़ा सा लेफ्ट लेके जाते हैं, तो अगर हम इस थोड़ा सा इसको लेफ्ट लेके जाते हैं तो सेपरेशन बिटवीन +q ऑन द लेफ्ट एंड दिस स्मॉल q ये रिड्यूस हो जाएगा। और अगर सेपरेशन रिड्यूस हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। किसका फोर्स बढ़ेगा? लेफ्ट वाले चार्ज का फोर्स बढ़ जाएगा। यानी कि इस इमेजिन करो तो जरा इस चार्ज को हम थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट कर दिए, तो अगर हम यहाँ लेफ्ट शिफ्ट कर दिए तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में रहेगा? वो इस तरफ रहेगा, है ना। सिमिलरली अगर हम इसी पॉजिटिव चार्ज को अगर थोड़ा राइट साइड शिफ्ट करते हैं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा राइट साइड अगर हम शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर नेट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ रहेगी? अब ये चार्ज अगर यहाँ चला जाएगा तो सेपरेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q ये लेसर हो जाएगा, है ना। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन तब किधर आ जाएगी? तो नेट फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड आ जाएगी, है ना। तो अब जरा यहाँ पर एनालाइज करके देखो, देखो अगर हम इस चार्ज को लेफ्ट डिस्प्लेस कराते हैं, है ना, तो नेट फोर्स किधर मिल रहा है? राइट साइड। अगर इस चार्ज को हम राइट साइड डिस्प्लेस कराते हैं, है ना, तो नेट फोर्स किधर मिल रहा है? लेफ्ट साइड। यानी कि अलोंग एक्सिस, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम, है ना, सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन, क्योंकि बॉडी वापस अपनी इसी पोजीशन पे आ रहा है। वेयरएज अगर हम इसी चार्ज को y डायरेक्शन में अगर मूव कराते हैं, सपोज कीजिए इसी चार्ज को अगर हम y डायरेक्शन में जैसे यहाँ पे लेके आ गए, है ना, तो देखो अभी अभी तो यही हमने एनालाइज किया था कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज को अगर हम यहाँ रखते हैं, इसको नेट फोर्स कहाँ मिलेगा? ऊपर की ओर मिलेगा, है ना। यानी कि क्या ये कभी वापस नीचे आएगा? नहीं, वो तो भाग जाएगा, है ना। तो वो तो निकल गया हमारा। यानी कि अगर हम यहाँ रखेंगे हमारा स्मॉल q चार्ज को, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसके कारण ये वापस कभी आएगा ही नहीं, वो निकल गया, है ना। सिमिलरली अगर हम नीचे भी लेके आएंगे तो नीचे भी उधर ही नीचे की ओर फोर्स मिलेगा, है ना। यानी कि अगर हम देखें ये जो पॉइंट है हमारा, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, लेकिन
along एक्सिस या along द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस अगर हम बोले तो इस डायरेक्शन में क्या बना रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बना रहा है, वेयरएज वाई डायरेक्शन में क्या बना रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बना रहा है ना। कब, जब हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था, है ना, पॉजिटिव चार्ज लिया था इन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू। बोलो क्या क्लियर हुआ ये आइडिया, है ना। तो इसी का एक दूसरा अप्रोच है, चलो नेगेटिव चार्ज भी लेके देख लेते हैं। एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, वंस अगेन प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। अब ये तो भाई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, लेकिन इस बार हम क्या ले रहे हैं, हमारा यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, से माइनस क्यू, है ना। अब देखो अगर हम एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे लेंगे, ये दोनों ही चार्ज इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा, और अगर अट्रैक्ट करेगा तो स्मॉल क्यू पे जो फोर्स की डायरेक्शन है बिकॉज ऑफ दिस, है ना, सॉरी बिकॉज ऑफ दिस विल बी राइटवर्ड, और इस चार्ज के कारण जो फोर्स रहेगा वो किधर रहेगा, लेफ्टवर्ड, है ना, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है। और सिंस सेपरेट, अभी हम इसको बीचों बीच में रखें, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेट फोर्स जो होगा ये जीरो रहेगा। लेकिन अब फिर से जैसे अभी थोड़ा लास्ट केस में जो एनालाइज किए थे, फिर से उसी को अगर एनालाइज करते हैं, देखो अगर इस चार्ज को हम थोड़ा सा लेफ्ट डिस्प्लेस करते हैं, है ना, तो क्या होगा, है ना। तो देखो अगर हम इस चार्ज को, इसमें सिंबल भी चलो लगा देते हैं, दिस इज द फोर्स, या इसको अगर हम ए बी नाम दे देते हैं, दिस इज द फोर्स ड्यू टू ए एट्रैक्टिव फोर्स एंड दिस इज द फोर्स ड्यू टू बी, है ना। तो चलो अब जरा एनालाइज करके देखते हैं। अगर इस स्मॉल क्यू चार्ज जो है, जो कि नेगेटिव है, इसको अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट डिस्प्लेस कराते हैं, चलो लेफ्ट डिस्प्लेस कराते हैं, मान लो कहीं ऐसे पॉइंट पे आ गया, इधर लेफ्ट आ गया। अब बताओ हमारा जो नेट फोर्स रहेगा, है ना, वो किस तरफ रहेगा। अगर एफ एन ए वी एफ बी यहाँ पर इक्वल था, थोड़ा सा अगर हम इसको लेफ्ट डिस्प्लेस कराएंगे तो फोर्स बिटवीन क्यू एट ए एंड माइनस क्यू, है ना, इनके बीच का सेपरेशन तो रिड्यूस हो गया, और अगर सेपरेशन रिड्यूस हो गया तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो तो बढ़ जाएगा, है ना। वेयरएज इसका, और अगर इसको हम लेफ्ट डिस्प्लेस किए थे, है ना, तो इस चार्ज एट बी और इस पॉइंट पे जो माइनस क्यू था, उन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या हो जाएगा, वो तो रिड्यूस, सॉरी सेपरेशन बढ़ जाएगा, तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा, वो तो रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो नेट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन हमारा कहाँ रहेगी, हमारा लेफ्ट साइड रहेगा, है ना। क्या ये क्लियर हुआ, है ना। सिमिलरली अगर हम इस चार्ज को थोड़ा राइट अगर हम डिस्प्लेस कराते हैं, तो राइट अगर डिस्प्लेस करा दिए, चलो तो राइट डिस्प्लेस करा दिए, दिस इज आवर क्यू माइनस क्यू, है ना, हमने इसको राइट डिस्प्लेस करा दिया। तो अगर राइट डिस्प्लेस कराएंगे तो हमारा दिस क्यू चार्ज एंड जो पॉइंट चार्ज यहाँ पे रहेगा, उनके बीच का सेपरेशन रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि एफ बी अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर, और एफ ए क्या हो गया, छोटा, है ना। सेपरेशन यहाँ बढ़ चुका है, यहाँ सेपरेशन रिड्यूस हो चुका है। तो हमारा अगर जो नेट चार्ज है, ये अगर हम देखें तो नेट चार्ज हमारा इस बार कहाँ रहेगा, तो नेट चार्ज की डायरेक्शन हमारा ये रहेगी, है ना। तो दिस इज नेट फोर्स। तो अब मुझे ये बताओ, अगर हम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, इसको अगर थोड़ा लेफ्ट डिस्प्लेस कराएंगे तो नेट फोर्स किधर आ गया, लेफ्ट, यानी कि तो भाग जाएगा, ये तो वापस जाएगा ही नहीं कभी, है ना। सिमिलरली अगर हम इस माइनस क्यू को थोड़ा राइट डिस्प्लेस कराते हैं, है ना, अगर हम इसको राइट डिस्प्लेस कराते हैं तो फिर से यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो राइट वर्ड ही रहेगा, यानी कि क्या ये वापस जाएगा, नहीं जाएगा, ये तो फिर से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट है, जिसको अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा था, लेकिन इस बार अगर हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया है तो इस नेगेटिव चार्ज के लिए ये जो डायरेक्शन हुआ, या जो एक्सियल डायरेक्शन हो गया, इस एक्सियल डायरेक्शन के अलोंग ये पॉइंट हमारा अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो नेगेटिव चार्ज के लिए कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। लेकिन अगर हम इसके वाई डायरेक्शन में देखते हैं, यानी कि तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर देखते हैं, चलो देखते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे, से दिस इज आवर माइनस क्यू। अब देखो थोड़ी देर पहले जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, है ना, एंड फोर्स का डायरेक्शन देखा था, वही कंसेप्ट। तो अगर हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टू पॉजिटिव चार्ज अगर कंसीडर करते, ये तो अपवर्ड था हमारा, लेकिन सिंस नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, तो इस पोजीशन पे जो नेट फोर्स रहेगा वो किधर रहेगा, नेगेटिव चार्ज है तो नीचे की तरफ रहेगा, है ना। यानी कि इस पे नेट फोर्स कहाँ मिल रहा है, नीचे की तरफ मिल रहा है। इस बार यहाँ पे नेट फोर्स जो मिल रहा है वो नीचे की तरफ मिल रहा है। तो अब मुझे ये बताइए, अगर ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसको अगर नेट फोर्स नीचे की तरफ मिल रहा है, यानी कि अगर हम इस माइनस क्यू को अगर डिस्प्लेस कराते अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर की तरफ, है ना, तो क्या ये ऊपर जाएगा, है ना, मतलब अगर हम इसको रिलीज कर देंगे तो क्या ये ऊपर जाएगा, नहीं, ये तो वापस आएगा, है ना। यानी कि अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं, है ना, तो वाई डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक्स डायरेक्शन या हमारा जो एक्सिस के जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। क्या ये समझ में आया सबको, है ना। तो ये हमारा एक सिंपल सा आइडिया था, बिकॉज ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हम फोर्स एनालिसिस करते हैं। अब देखो जितने जगह पे हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, हर जगह पे हम फोर्स ही एनालाइज कर रहे हैं, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ों को हम एनालाइज कर पा रहे हैं। लेकिन ये सारा चीज़ हम कर कैसे पा रहे हैं? हम ये सारा चीज़ जो है बेसिकली जब हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए और उसके बेस पे हम चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं, है ना। अगर हम हर जगह पे अगर फोर्स कैलकुलेट करते और एनालाइज करते तो हमारे लिए चीज़ें बहुत लंबा पड़ता। तो दैट इज़ वाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे टू बेटर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फोर्स, है ना। ये था हमारा पूरा आइडिया, है ना। तो चलो स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है ये अगर हमको समझ में आ चुका है, नेक्स्ट इसका भी अब ग्राफ हम देखते हैं, है ना। चूँकि हमने इसका जो वेक्टर है, इसकी जो वेक्टर फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम देख चुके थे। आओ अब इसका हम ग्राफ भी देख लेते हैं। तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, सॉरी प्लस क्यू एंड प्लस क्यू इस तरह से रखा गया है। हमको पता करना है यहाँ पर वी नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, है ना। इसके हमको सिंपली ग्राफ चाहिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमको पूछा जाता है वो तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं वेक्टर के तरीके से, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा था। चाहे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट हो या एक्सियल पॉइंट हो, है ना, हम दोनों ही कंडीशन पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको बस वेक्टर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाने के लिए जो है हम एक सिंपल अप्रोच लेंगे। सपोज कीजिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है, सपोज हमने इसको रख लिया हमारा एक्स एक्सिस के ओरिजिन पे, एक्स एंड वाई एक्सिस के ओरिजिन पे, एंड अनदर चार्ज जो है इसको हमने एक्स एक्सिस पे रख लिया। एंड अभी हमको देखना है इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के कारण, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है या ग्राफ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। अब देखो अभी जो चीज़ें हमने एनालाइज किया था एक बहुत ही सिंपल तरीके से, हम अभी ये देखे थे कि भाई सेंटर पे हमारा जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था, है ना। बिकॉज सेंटर पे अगर हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन R, यहाँ से यहाँ भी सेपरेशन R, बोथ द चार्जेस और ऑफ सेम मैग्नीट्यूड और सिमिलर इन नेचर, तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो दैट्स वाई हमारा नेट फोर्स यहाँ पे 0 था या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। तो चलो इस पोजीशन पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है ना। तो दिस इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर। अब देखो इस पोजीशन पे हमको पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है ना। लेकिन इमेजिन करो जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जो सॉल्व किए थे, अगर हम यहाँ से थोड़ा लेफ्ट आते हैं, है ना, अगर हम यहाँ से थोड़ा लेफ्ट आते हैं तो जैसे ये पॉइंट पे आ गए, से दिस पॉइंट, तो इस पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू कौन से डायरेक्शन में रहेगी। तो देखो अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज के लिए देखें तो यहाँ सेपरेशन जो है बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस क्यू ये रिड्यूस हो चुका है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर। जबकि इस पॉजिटिव चार्ज का इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो चुका, बढ़ चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में रहेगा, तो इस पोजीशन पे अगर हम देखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन है वो हमारा राइटवर्ड रहेगा तुम्हारा, है ना। अच्छा, ठीक उसी तरह से अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज के थोड़े क्लोज आ जाते हैं, सो मान लेते हैं हम ये पॉइंट पे आ गए, से दिस पॉइंट, है ना, यहाँ तो 0 था, इस पॉइंट पे आ गए। अब देखो इनके बीच का सेपरेशन रिड्यूस हो चुका है ना, और इसके और इस पॉइंट के बीच के जो सेपरेशन है वो इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में रह जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हमारा लेफ्टवर्ड में रह जाएगा, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन लेफ्टवर्ड में रह जाएगा। तो चलो जरा इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। देखो अगर हम ये पॉइंट, है ना, बीच में रखते हैं तो नेट फोर्स 0 या नेट फील्ड 0। अगर हम लेफ्ट साइड लेते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड यानी कि पॉजिटिव। अगर हम इस पॉइंट अगर हम सेंटर से अगर राइटवर्ड जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहेगी, लेफ्टवर्ड यानी कि नेगेटिव, है ना। अच्छा, हम अगर इस पॉजिटिव चार्ज के काफ़ी क्लोज चले जाएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के काफ़ी क्लोज चले जाएंगे, है ना, तो वी नो हम इस चार्ज के अगर ज़्यादा करीब चले जाएंगे तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो तो बहुत बहुत लार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था हमारा, KQ/R का स्क्वायर। तो R अगर बहुत बहुत छोटा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। फिर इसका क्या यहाँ पे इम्पैक्ट है या क्या इसका वैल्यू है वो तुम्हारा मैटर नहीं करता है ना। यानी कि हम क्या ये एज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम इस चार्ज के बहुत करीब रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम वेरी लार्ज। सिमिलरली अगर इस पॉइंट के इस चार्ज के करीब रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम वंस अगेन वेरी लार्ज, है ना। लेकिन डायरेक्शंस अगर देखोगे, है ना, तो सेंटर से लेकर के इस पॉजिटिव चार्ज तक का जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो राइटवर्ड रहेगा,
है ना, और सेंटर से लेकर के दिस पॉजिटिव चार्ज जो राइटवर्ड में है हमारा, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, लेफ्टवर्ड रहेगा, है ना। और अभी अभी हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि एक पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड का जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह से हमारा फॉलो करता है ना, ई वर्सेस आर का ग्राफ। तो अगर हम यहाँ ये देखें कि यहाँ पर नेट फील्ड जीरो है इस पोजीशन पे, और इसके करीब आएंगे तो फील्ड की वैल्यू बहुत लार्ज, इसके करीब जाएंगे तो वंस अगेन फील्ड की वैल्यू बहुत लार्ज, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो फाइनली ये ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, तो देखो सेंटर पे जीरो, इसके करीब जाएंगे तो बहुत लार्ज बट पॉजिटिव, है ना, और इसके करीब जाएंगे, है ना, तो बहुत लार्ज बट नेगेटिव, और यहाँ से यहाँ पूरा नेगेटिव डायरेक्शन में और यहाँ से यहाँ पूरा पॉजिटिव डायरेक्शन थे। तो ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस 2 पॉइंट चार्जेस, है ना, विल बिकम लाइक दिस, कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। अब ये कर्व ही क्यों हुआ, है ना। अब देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का जो ग्राफ है वो एक कर्व था हमारा, है ना, ये कभी स्ट्रेट तो हो नहीं सकता, यहाँ पर इसलिए स्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको मैथमेटिकल तरीके से भी हम समझे, देखो जब भी हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो अल्टीमेटली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही रहेगा। तो इसलिए ग्राफ का जो नेचर रहेगा वो कर्व ही रहता है हमारा, है ना, वो स्ट्रेट नहीं हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट के लिए हमारा जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो फॉलो होना चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस सी, है ना, तो वो इक्वेशन यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। तो इसी कारण से हमारा जो ग्राफ है वो कर्व फॉर्म में रहता है इस तरह से। तो अगर हम इसके काफ़ी क्लोज रहेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के काफ़ी क्लोज रहेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी लार्ज, है ना। जैसे जैसे हम सेंटर को अप्रोच करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, और एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फाइनली हम जब यहाँ से सेंटर से फिर इस पॉजिटिव चार्ज के करीब जाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से हमारा बढ़ेगा, है ना, बढ़ता जाएगा, और इसके करीब जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत बहुत लार्ज हो जाएगा, है ना, या इन्फिनिटी हो सकता है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में रहेगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस 2 पॉइंट चार्जेस। तो देखो हमारे जो 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है ना, तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें देख सकते थे, है ना। एक तो हम इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट देख सकते हैं, है ना, स्टेबल अनस्टेबल के इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को देख सकते हैं। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं कि इनके बीच की जो ग्राफ है वो कैसी रहेगी, है ना। तो ये सारा आइडिया था। अच्छा, थोड़ा सा इसको एड ऑन और करते हैं। देखो अगर इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के अगर हम लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड भी अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। जैसे देखो अगर हम इस पॉइंट पे हैं, सपोज हम इस पॉइंट पे हैं ऑन एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बिकॉज ऑफ बोथ द चार्जेस, वो तो लेफ्ट वर्ड ही रहेगा ना। बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड, बिकॉज दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, और अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज के कारण जो फोर्स मिलेगा वो किधर रहेगा, लेफ्टवर्ड रहेगा। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया हमारा, लेफ्टवर्ड। इस पॉजिटिव चार्ज के लिए भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे वो भी किधर रहेगा, वो भी तो लेफ्टवर्ड ही रहेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आ गया हमारा, लेफ्टवर्ड। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट पे हम अगर डिस्कस कर रहे हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, राइटवर्ड रहेगा, है ना। सिमिलरली इसके कारण भी अगर देखोगे तो वो भी राइटवर्ड रहेगा। तो नेट क्या हो गया, ये इस बार राइटवर्ड ही रहेगा। जबकि यहाँ बीचों बीच में ऐसा नहीं हो रहा था, बीच में क्या हो रहा था, कैंसल आउट हो रहा था, या बीच में नेट रिजल्टेंट कुछ बच रहा था हमारा, है ना, क्योंकि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन यहाँ पे क्या बन रही थी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट बन रही थी। तो अगर हम इस पोजीशन और इस पोजीशन के लिए अगर हम ग्राफ अगर प्लॉट करें तो कैसा होना चाहिए, तो वन सेकेंड देखो हमारा ग्राफ जो कर्वी बनेगा, लेकिन इस बार हमारा यहाँ पर कैसा अप्रोच आएगा, जरा देखो जैसे जैसे हम चार्ज सिस्टम से दूर जाएंगे, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा। जैसे जैसे हम इस चार्ज सिस्टम के करीब आएंगे, या मान लो इसके काफ़ी करीब आ गए, तो वन सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे दिखाएंगे, तो ग्राफ हमारा ये हो गया, है ना। सिमिलरली अगर इस पार्ट में हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है राइटवर्ड है ना, तो ग्राफ हम किधर बनाएंगे, ऊपर की तरफ, है ना। तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, और सेंटर पे क्या रहेगा हमारा, जीरो, है ना। तो ये था पूरा आइडिया हमारा कि किस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सिस्टम, है ना, जिसमें हमारा 2 पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों ने जो डिस्कस किया। तो अब इसमें कुछ और आइडिया हम डिस्कस कर सकते हैं, चलो। अब एक एग्जाम्पल की तरह से हम इसको देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, बट दिस टाइम दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड अलग है ना। से दिस इज Q1 एंड से दिस इज Q2, और
वी नीड टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजिशन इन बिटवीन द चार्जेस, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, और हमको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन इन बिटवीन द चार्जेस। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहाँ पे नेट फोर्स जीरो या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, है ना। तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर इमेजिन करें कि सपोज पहले लेट्स से द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज गिवन आर, तो देखो सपोज कर लीजिए हम एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, सपोज दिस इज ए पॉइंट, और ये पॉइंट जो है सपोज कीजिए हमारा फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज एट ए डिस्टेंस x, तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा हमारा r माइनस एक्स, है ना। तो रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा हमारा r माइनस एक्स, है ना। अच्छा, अब इस पोजीशन पे हम कह रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अगर इस पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होना चाहिए, है ना, तो फॉर प्लस Q1 हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे है राइटवर्ड, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज लिया है, और बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज Q2, है ना, ये किधर रहेगा, ये लेफ्टवर्ड रहेगा, से दिस इज E2। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2, आइए कैलकुलेट करते हैं, है ना। बट सिंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, सिंस दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, तो E1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, E2 होना चाहिए। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, फॉर इक्विलिब्रियम E1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, E2 होना चाहिए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E1, E1 की मैग्नीट्यूड, E1 किसके कारण, बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज, है ना, तो इट विल बी k Q1 बाई सेपरेशन इज x स्क्वायर, है ना, एंड Q2 के कारण k Q2 बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा, है ना। लेफ्ट हैंड राइट हैंड में क्या कट जाएगा हमारा, k कट गया, है ना। तो देखो हम यहाँ से एक जनरल रिलेशन बना के रख सकते हैं, इन फ्यूचर अगर हमको चार्जेस की वैल्यू दी रहती है ना, हम डायरेक्ट चीज़ों को कैलकुलेट ना करके हम एक जनरल फॉर्म बना के रख सकते हैं, और वो फॉर्म क्या है, जरा यहाँ देखो अगर हम यहाँ पे इनका रेशियो ले लेते हैं फाइनली, चार्जेस का रेशियो और सेपरेशन का रेशियो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन, एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर विल बिकम Q1 अपॉन Q2, एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर विल बिकम हमारा कितना, Q1 बाई Q2, ये आ गया, है ना। यानी कि हमारे पास अगर अब हम इसको अंडर रूट कर दें तो दिस बिकम्स x अपॉन आर माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q2, है ना। तो देखो अगर हमारे पास दो अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस दी हुई है ना, तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए इस आइडिया को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो x है ये डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज, है ना, तो x जो है डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज, और r माइनस एक्स इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंड चार्ज, तो x अपॉन r माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q1 बाई Q2। और अगर हमको अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालना है ना, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। बोलो क्या ये आइडिया क्लियर हुआ हमारा, है ना। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है बिटवीन टू अनइक्वल चार्जेस जो है इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं। वंस अगेन लेट्स से टू इक्वल चार्जेस, है ना, या टू सिमिलर चार्जेस हैविंग सम सेपरेशन, और ये सेपरेशन लेट से हमने अभी जो लिया था वैसे ही कुछ लेते हैं। लेट से ये सेपरेशन हमारा कितना है, ट्वाइस आर है। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट ए डिस्टेंस x, अभी अभी हमने ये कैलकुलेट किया था, है ना। तो इस पोजीशन पे जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली थी E, नेट E जो हमको मिली थी, इसकी मैग्नीट्यूड क्या थी, तो इसकी मैग्नीट्यूड थी ट्वाइस k Q x होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, ये चीज़।
अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो एनालाइज किए थे कि अगर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज पे नेट फोर्स कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ, और इट विल मूव डाउन। यानी कि होगा क्या, देखो अगर हम यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव चार्ज लेते हैं, जस्ट इमेजिन करो एक दूसरे फिगर पे, अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये अनदर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर मान लो हमने एक नेगेटिव चार्ज -q ले रखा है, एक नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो नीचे की तरफ था, ये अभी हमने ऑब्जर्व किया था, है ना। तो अगर ये जो फोर्स है अगर ये नीचे की तरफ है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक बार जरा यहाँ पे फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू था हमारा k ट्वाइस kq x होल डिवाइडेड बाय r² प्लस x² की पावर 3/2। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, तो नेट फोर्स विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बट नेट फोर्स विल बी फील्ड इनटू चार्ज, तो फील्ड इनटू चार्ज, चार्ज की मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे तो q इनटू e, तो चार्ज की मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे तो इट इज़ q टाइम्स e, तो व्हाट इज़ q, सॉरी व्हाट इज़ e, तो e इज़ ट्वाइस kq x होल डिवाइडेड बाय r² प्लस x², तो इट इज़ ट्वाइस kq स्मॉल q x होल डिवाइडेड बाय r² प्लस x² की पावर 3/2, है ना। तो ये हमारा फोर्स की वैल्यू आ गई, है ना। अब लेट अस डिस्कस द ऑसिलेशन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। क्या ये नेगेटिव चार्ज हमारा ऑसिलेट कर सकता है क्या, ये ऑसिलेशन के टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। आओ इसको समझते हैं, है ना। देखो यहाँ अगर हम x को बहुत छोटा ले लें, है ना, अगर हम x को इमेजिन करो, देखो अगर हम x को लार्ज ले रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियस है ये चार्ज तो हमारा जो है ये अट्रैक्ट होने कर नीचे तो आएगा। क्या ये नीचे आते थे क्या बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके रुक जाएगा, नहीं, है ना, ये ऑसिलेट करता है। क्यों, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यहाँ पहुँचते पहुँचते उसके पास एक मोमेंटम रह जाएगा बिकॉज ऑफ फोर्स, है ना, ये एक मोमेंटम गेन कर चुका होगा और उस मोमेंटम के कारण वो फर्दर कहाँ चला जाएगा, फर्दर नीचे चला जाएगा। लेकिन जब फर्दर वो नीचे जाएगा तो दिस टू पॉजिटिव चार्ज विल अगेन अट्रैक्ट, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर ऑसिलेट करेगा, है ना। बट अगर ये ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेशन में हमने पढ़ा था कि ऑसिलेशन में एक नॉर्मल पीरियोडिक ऑसिलेशन होता है और एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है ना। तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन किस कंडीशन पे हो सकता है ना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन किस कंडीशन पे हो सकता है। तो देखो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए अगर हम ये जो फोर्स की वैल्यू है, नेट फोर्स की वैल्यू, इसमें कुछ अप्रॉक्सीमेट करके देखते हैं, कुछ यहाँ पे हम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। लेट्स से ये जो चार्ज है देखो किसी किसी x डिस्टेंस पे अगर रख रहे हैं तो ये तो फोर्स की वैल्यू है ना। तो इससे हमको ये तो पता चल रहा है कि फोर्स जो है ये तुम्हारा जो है नेट जो है अट्रैक्टिव रहेगा, नीचे की ओर जाएगा और इट विल ऑसिलेट, है ना। तो ये कैसा ऑसिलेशन हो रहा है, ये तो एक सिंपल पीरियोडिक ऑसिलेशन रहेगा, है ना। लेकिन क्या उसको हम SHM कह सकते हैं, नहीं, अभी तो नहीं कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम इसी में अगर एक कंडीशन जोड़ दें, है ना, और वो कंडीशन क्या है, सपोज x की वैल्यू जो है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, x की वैल्यू इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, किससे, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, है ना। सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस जो है ट्वाइस आर है ना। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेपरेशन r से बहुत बहुत छोटा है। अगर हम ये कंडीशन को ले लेते हैं, लेट्स से x इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन r, है ना। आओ जरा x की वैल्यू बहुत छोटा लेकर के देखते हैं क्या मिलता है हमको। देखो x की वैल्यू अगर हम बहुत छोटा ले लें, है ना, देखो x यहाँ पर न्यूमरेटर में मल्टीपल फॉर्म में है ना, मल्टीपल फॉर्म में तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन x यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, एडिशन फॉर्म में है, भले वो स्क्वायर है बट एडिशन फॉर्म में। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में हम लोग पहले भी ये सब चीज़ें देख चुके हैं कि हम हमेशा अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं स्मॉल वैल्यूज़ को, है ना। लेकिन मल्टीपल के केस में नहीं, है ना, मल्टीपल या डिवीजन के केस में नहीं। एडिशन सब्सट्रैक्शन में जैसे अगर हम छोटे वैल्यूज़ लेते हैं तो छोटे वैल्यूज़ को ऑलवेज हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वही कंसेप्ट चलो यहाँ पर लगा करके हम अपना देखते हैं। तो देखो अगर हमारे पास जो फोर्स की मैग्नीट्यूड थी, इफ़ इट इज़, जो फोर्स की मैग्नीट्यूड थी ट्वाइस kq x होल डिवाइडेड बाई r² प्लस x² की पावर कितना, 3/2। तो चलो अगर हम x को कंसिडर करें वेरी वेरी स्मॉल, है ना, फॉर x वेरी वेरी स्मॉल देन r, तो बताओ हम यहाँ पे किस x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में, है ना। हम डिनोमिनेटर में जो x की वैल्यू है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे एडिशन फॉर्म है। तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है ये क्या आ रहा है, तो इट इज़ ट्वाइस kq स्मॉल q x होल डिवाइडेड बाई x को नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ पर, है ना,
एक्स की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिए तो बचा कितना हमारा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो दिस मीन्स हमारा कितना आ गया ये आर क्यूब, है ना। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, क्या ये जो फोर्स है हमारा, क्या ये फोर्स हमारा है ना जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो रहा है ना। जैसे जैसे हमारा x हमारा है ना डायरेक्टली फॉर स्मॉल x एक्चुअली है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो रहा है हमारा, कि स्मॉल x के कारण जो फोर्स की वैल्यू रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रहेगी, लेकिन अगर x लार्ज रहेगा तब नहीं, है ना। तो क्या ये रिलेशन हमारे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हम हुक्स लॉ पढ़ते थे, है ना, तो हुक्स लॉ के सिमिलर हुआ? यस, है ना। कैसे? देखो हुक्स लॉ में हम ये पढ़ते थे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो हुक्स लॉ में हमको मिलता था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इट इज k टाइम्स x, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ k टाइम्स x, k क्या था हमारा? स्प्रिंग कांस्टेंट होता था, है ना। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, वही कंसेप्ट तो यहाँ भी आ रहा है ना। यानी कि अगर हम x को छोटा लेते हैं तो हमारा फोर्स का जो कंडीशन है वो बिल्कुल हुक्स लॉ की तरह से फिट बैठता है। तो हुक्स लॉ की तरह से फिट बैठता है यानी कि x अगर स्मॉल है तो ऑसिलेशन तो होगा, बट दिस टाइम दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन विल बी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। क्या ये समझ में आया? है ना। तो देखो हमारे पास जो अभी अभी हम लोगों ने प्रीवियसली जो फोर्स कैलकुलेट वगैरह किया था, है ना, देखो अगर हम एक लार्ज डिस्टेंस पे रखते हैं या कंपेरेबल डिस्टेंस पे हम रखते हैं इस पे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज या ऑसिलेट तो करेगा, बट दैट ऑसिलेशन विल बी सिंपल पीरियोडिक ऑसिलेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो डिस्टेंस है अगर इसको हम बहुत ही छोटा लेते हैं एज कम्पेयर टू आर, है ना, तो फोर्स का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाता है ना। तो इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स तो फिर हमारा जो है ये हुक्स लॉ के सिमिलर है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फोर्स है, सॉरी जो ऑसिलेटरी मोशन होगा वो कैसा ऑसिलेटरी मोशन होगा? वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन होगा, है ना। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे साइन माइनस नहीं लगाया क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रखे हैं, है ना। माइनस साइन इंडिकेट्स रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिंपली कंसेप्चुअली चीज़ों को देख रहे हैं। तो क्या ये आप लोगों को समझ में आए? तो देखो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हमने जो है ये सारी चीज़ें जो एनालाइज किया आज, है ना। तो यही सारी चीज़ें छोटे छोटे चीज़ें हैं। और नीट के एग्ज़ाम में देखो हमारा जो न्यूमेरिकली इतना बड़ा कुछ सॉल्व करने के लिए तो आता नहीं है, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल चीज़ें रहता है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने का, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, है ना, या ग्राफ हमको दिया जाता है ना, या हमको एनालाइज करना रहता है कि जो ऑसिलेटरी मोशन है, जैसे अब यहाँ पर देखा कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा या नॉर्मल पीरियोडिक ऑसिलेशन होगा या वगैरह वगैरह इस तरह के, है ना। तो आज हम यहीं रखेंगे, है ना। तो थैंक यू वेरी मच।